ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। सुषमा ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। हाफिज सईद के मुद्दे पर सुषमा ने कहा कि 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, लेकिन 26/11 का मास्टरमाइंड अब भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना हो। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है। अध्यक्ष जी, हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। ये पूरी तरह असत्य है। हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं और सुलझाए जाने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरू की गई है। वार्ताओं के अनेक दौर भी चले हैं, लेकिन हर बार उनकी हरकतों के कारण ही वार्ता रुकी है। भारत में अनेक राजनीतिक दलों की सरकार केंद्र में बनी है। हर सरकार ने यह कोशिश की कि बातचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलझ जाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही ये शुरुआत कर दी थी। 9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की शुरुआत कर दी थी, किंतु मात्र 3 हफ्ते बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया। आप ही बताएं अध्यक्ष जी, उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी। अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है? और क्या मुलाकात होनी चाहिए? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन पाकिस्तान किनकी पैरवी करता है? वो पैरवी करता है मारने वालों की, और जो मारे जाते हैं उन पर चुप्पी साध लेता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना,
गलत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है। ये घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी और पुरानी नहीं, पिछले वर्ष घटी थी, जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत लगाई थी। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 वर्षों से लगातार इस मंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची में आतंकवादियों का नाम रख देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जब तक हम आतंकवादियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। भारत ने 1996 में सीसीआईटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। आज तक वो प्रस्ताव अटका हुआ है और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे। ये विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी कौन है इसे परिभाषित भी नहीं कर पाते। उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे अध्यक्ष जी, जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसी करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा। गिन गिनकर पाकिस्तान पर हमला किया सुषमा स्वराज ने एक बार फिर उसको आईना दिखाया और दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। वक्त ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।